हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस, जिसे हम प्यार से एसएफ क्लास कहते हैं, उसके बीपीएससी स्पेशल को आप देख रहे हैं। अभी तक एसे की बात हुई, एसे कैसे लिखा जाए पूरे क्राफ्ट से आपका परिचय करा दिया। अब बात जीएस पेपर 1 की और 68th परीक्षा को मैं उसके आंसर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। भैया आंसर ठीक से देखना, चूंकि निबंध और ये पहले हिस्ट्री के सवाल हैं 3, इसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट भी हैं और पहला सवाल अनिवार्य है। तो कैसे इतिहास लिखा जाए, इतिहास लेखन क्या है, उस पर आज चर्चा होगी। अब निबंध को आप अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो पहला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1858। ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इस एक्ट में आपके पास ढेर सारी सूचनाएं होंगी, लेकिन बुद्धिमानी केवल सूचनाओं को अगर अव्यवस्थित कर दिए तो नंबर से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि शब्द सीमा है, सब कुछ है और उसके अंदर इस काम को करना है। तो ये अधिनियम किस बैकग्राउंड में आया उसको मैं थोड़ा समझा दूं। 1857 में मई के महीने में बैकग्राउंड था, उसकी भी पृष्ठभूमि थी, लेकिन इतिहास में पृष्ठभूमि को एक आवश्यक सूचना दे दूं। कैमरे में या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, इंजीनियर लगे हुए हैं, इसी के चलते मैं कल क्लास भी नहीं लिया। अभी भी मुझे दिखा है, तो आप परेशान ना हो, आवाज़ आपको मिलेगी और आंसर का पीडीएफ मिलेगा। तो फिर देखिए, समझिए। तो क्या हुआ कि लगभग वर्ष भर के अंदर उस विद्रोह को दबा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस विद्रोह को दबाने में सफल हुई। उसमें ब्रिटिश सरकार का बहुत योगदान था, लेकिन बहुत ज़्यादा उन दिनों के जो ब्रिटेन के अखबार थे वो रंग गए, और उस अखबार ने यह सिद्ध किया कि भारत अब एक बनिए के पास नहीं रहना चाहिए। अब इसे सीधे ब्रिटिश हुकूमत के पास आए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आए और क्राउन के नाम पे शासन चले। जो जैसे भारत में राष्ट्रपति के नाम से चलता है, वहाँ किंगशिप है, सॉरी, वहाँ राष्ट्र प्रमुख जो होता है वो राजा या रानी, सम्राट या सम्राज्ञी होती है। तो उसका प्रतिफल था कि लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल भी हैं और पहले वायसराय भी हैं, तो जैसे ही कंपनी ने उस विद्रोह को दबाया, 2 अगस्त 1858 को घोषणा किया कैनिंग ने कि विद्रोह को दबा दिया गया। उसके महीने भर के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर बहुत मंथन चला और जाके अक्टूबर में घोषणा कर दी गई कि अब ये सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास भारत जा रहा है। कंपनी को हटा दिया गया, उससे सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। और ट्रांसफर ऑफ पावर जैसे ही हुआ तो उन दिनों के एक प्रसिद्ध लेखक फ्रीलांसर थे, मार्क्स मैन, उनका क्या शानदार टिप्पणी है इस पे। उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, बहुत उससे कीमती तोहफा भारत के रूप में इंग्लैंड को मिल गया। तो इसकी तुलना, भारत की तुलना रोमन साम्राज्य से की गई, जिस साम्राज्य में यूरोप के अधिकांश देश आ जाते हैं। इतना बड़ा मूल्यवान चीज भारत मिल गया।
उसके बाद तमाम ब्रिटिश अखबारों में इसकी खूब प्रशंसा की गई कि यह काम पहले हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या कि इस चीज को सिस्टमेटिक करने के लिए एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति हुई। एक बात जानकारी के लिए दे दूं कि ब्रिटेन और अमेरिका में मंत्री को सेक्रेटरी कहा जाता है। हमारे बच्चे कनेक्ट नहीं होते, बच्चे कंफ्यूज करते थे जब मैं क्लास में होता था, क्योंकि अपने यहाँ कैबिनेट सिस्टम है और सेक्रेटरी चूंकि ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है, तो भारत सचिव की नियुक्ति हुई, यानी एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ जो भारत चैप्टर को देखेगा, और उसके अंदर एक काउंसिल बनाया गया और इसमें कैनिंग ने घोषणा कर दी अक्टूबर के महीने में कि ले लिया गया है, और राजवारों को, यहाँ के आम जनों को, सबको कहा गया कि आपके जो हित हैं उसको मैं अक्षुण्ण रखूंगा और लोगों के लिए कार्य करूंगा। क्या क्या कार्य हुए? तो सबसे पहले कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टमेटिक किया गया। जो वायसराय दूत थे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रिपोर्ट करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर हुआ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था। और बहुत विचार के बाद 15 सदस्यीय एक परिषद काउंसिल बनी जिसमें बहुत ही थिंक टैंक रखे गए और उसके मदद से भारत में सत्ता आई। बहुत नाम के रियायत हुआ, जैसे बड़ा युवा मन मांग रहा था कि हमारे को आईसीएस परीक्षा देने का में भेदभाव बंद किया जाए, तो उसको खोल दिया गया। लेकिन बेईमानी होती रही, लेकिन भारतीयों को मौका मिला, चंद भारतीय आईसीएस अफसर बनने लगे। उसके बाद राजवारों को कहा गया, भाई तू चिंता मत कर, तुमने मुझे मदद की है, तुम सुरक्षित रहो, सब निर्णय को मैं वापस लेता हूं और तुम लोग मेरे प्रति अपनी वफादारी बनाए रखो। चूंकि 1857 में सारे राजवारों ने अपनी तो इस ढंग से इस चीज को प्रतिफल मिला, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं। और रिजल्ट क्या मिला? तो कहीं ना कहीं ये एक्ट भारत में आजादी का बीजारोपण कर दिया। चूंकि इसी के विस्तार में हम देखते हैं कि कुछ वेलफेयर मेजर्स भी हुए, लोगों में जागरूकता आई, शिक्षा का विकास शुरू हुआ। क्योंकि इससे पहले 19 वुड की रिपोर्ट आ गई थी, वो लागू नहीं हो पाई थी, उसको शिक्षा के लिए लागू किया गया, जिससे बहुत ढंग की टेक्निकल शिक्षा, भले ही उनके हित की है, उसकी शुरुआत हुई। इसके बाद विलियम हंटर कमीशन आया, तो लोग उससे जागरूक हुए और वो जागरूकता कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस का जन्म हुआ और धीरे धीरे सनई सनई हम एक नए भारत की ओर बढ़े। इस एक्ट का मोटा मोटी लुआब है ये। अब डिटेल आप पढ़ने के लिए आंसर में पढ़ें, क्योंकि हम पढ़ाएंगे दिमाग से हट जाएगा, लिखा हुआ है, रटिएगा नहीं, ठीक से पढ़ लीजिएगा। दूसरा है बिरसा मुंडा आंदोलन, कमाल का आंदोलन है। इस आंदोलन पे सबसे ऑथेंटिक किताब जो लिखा गया है वो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, जो आईएएस ऑफिसर थे, लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उनका पीएचडी का थीसिस है और 1966 के करीब ये किताब आई। वैसे बिरसा पे बहुत सारे अध्ययन हुए थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन बिखरी पड़ी थी, और ब्रिटिश लाइब्रेरी म्यूजियम के सहयोग से कुमार सुरेश सिंह ने उसको कलमबद्ध किया और बाद में अलग अलग स्कूल ने भी इस पे अपना ओपिनियन दिया। और कुमार सुरेश सिंह के काम को महाश्वेता देवी ने त्वरित करने का काम किया और इस पे बहुत बढ़िया उसी किताब को बेस बनाकर, चूंकि जनजातियों के बीच काम करती थी महाश्वेता जी,
उसने त्वरित करके इस चीज को और बढ़ाया। इस पे नेशनलिस्ट राष्ट्रीय जो स्कूल है इतिहास के, वो इसे आज़ादी की तरफ एक आहट मानता है, एक कदम मानता है। ठीक मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये वर्ग संघर्ष था। चूंकि ये वर्ग संघर्ष में एक तरफ आदिवासी थे, दूसरी ओर दिकू था। दिकू यानी स्थानीय जमींदार, साहूकार, इन लोगों के लिए एक नया शब्द गढ़ा गया जो आदिवासी शब्द है, दिकू था। उसके बाद सबल्टर्न स्टडीज रंजीत गुहावाला भी इस आंदोलन को एक तरह से कल्चरल, सांस्कृतिक आदिवासी समाज में उस बोध को स्थापित करने के लिए और अपने अधिकार के लिए इस आंदोलन को उसने शुरू किया। जबकि कैम्ब्रिज स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं, ये डेट इज द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, यह केवल शासन की समस्या थी और एक सरफिरा, एक कट्टरपंथी धार्मिक नेता, चूंकि बसंत पंथ का भी बिरसा ने स्थापना किया था और उसके द्वारा ये किया गया एक छोटा सा उथल पुथल था। बात जो कुछ भी हो, लेकिन इस आंदोलन का भारतीय इतिहास में बहुत गहरा महत्व है। कहीं ना कहीं अंततः जो हमें आज़ादी मिली है उसमें तमाम आदिवासी विद्रोह का एक योगदान रहा है। वहाँ से खूब आवाज़ उठी है और ये विद्रोह अंत में लगभग वर्ष भर ये भी विद्रोह चला। वर्ष भर के अंदर कुछ अपने ही लोग इनाम के लालच में मात्र 500 रुपये में 7 लोगों ने बिरसा को 3 फरवरी की रात, दिन शनिवार, अरेस्ट कर लिया, मतलब पकड़ लिया। बगल में ही डीसी कैंप लगाए हुए था, वो फटाफट उसके हवाले किया गया और फिर बिरसा मुंडा को रांची जेल में लाया गया। नज़दीक चाईबासा था, नहीं लाया गया। और 9 जून को बड़ा संदेहात्मक स्थिति में जेल के अंदर ही इस नौजवान की मृत्यु हुई। और मृत्यु का कारण जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मल्टी ऑर्गन फेल्योर है और बताया गया कि हैजे से मृत्यु हुई। खैर, उसके बाद आंदोलन बहुत जल्दी सेना के द्वारा, ब्रिटानी शक्ति ने इसको कंट्रोल कर दिया, खत्म किया। लेकिन इस आंदोलन की गंभीरता समझते हुए क्या लाया, तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी नियम लाया और उसमें बहुत राहत नहीं दी गई, लेकिन आदिवासी सेंटिमेंट का जरूर ख्याल रखा गया, जो आगे चलकर वह कानून और मजबूत होता रहा। ये बिरसा की सबसे बड़ी देन रही कि उसने अपने समाज के मुक्ति के लिए जो सबसे बड़ा काम आदिवासी आंदोलन में हुआ वो बिरसा नहीं किया। मात्र सोचिए, 27 साल में यह युवक, एक स्मार्ट युवक, उसका वर्णन जब करता है अंग्रेज ऑफिसर तो दिल खुश हो जाता है कि उसकी सेहत और उसकी समझ, चूँकि बहुत दिनों तक वो जर्मन मिशनरी के साथ था और ये बहुकोणीय संघर्ष बिरसा का था। बिरसा का संघर्ष अंग्रेजी व्यवस्था से ज़्यादा जमींदार, साहूकार और क्रिश्चियन मिशनरियों के खिलाफ था। मिशनरी से उसकी चुनौती थी कि धार्मिक जो संरचना है झारखंड की, जो आस्था है, उस पर वो ठोकर मार रहा था। साहूकार, और चूंकि भूमि पर ये लोग अपना अधिकार मानते थे, लेकिन वहाँ के राजा ने भूमि बाहरी लोगों को दिया, सरदारों को दिया और बाहरी बनियों को दिया और उन लोगों ने बहुत आदिवासियों का शोषण किया। तो इसलिए आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका नायक, उसका चरित्र नायक भी बहुत ही संगठित रूप से कार्य को किया है। साल भर तक तो वहाँ की व्यवस्था को हिला के रख दिया था, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, इंडिगो नील विद्रोह। नील विद्रोह बड़ा शोषणकारी विद्रोह था। ये 1850 से 60 के बीच बंगाल में इसकी शुरुआत हुई। इसी का विस्तार चंपारण है, इसी का विस्तार चंपारण है। तो इस समय क्या हुआ कि जैसा, इसके जानने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन स्रोत है, नील दर्पण।
नील दर्पण के अंदर एक नाटक है और उसके अंदर पूरा इसकी चर्चा की गई है और वो उस किताब को खुद माइकल मधुसूदन दत्त ने इंग्लिश में लिखकर लोगों के बीच लाया नील दर्पण को, तब लोग जाने कि क्या व्यथा हुई। उसके बाद जो इसमें इसका जो इलाका है, इसमें चूंकि बंगाल आप समझ सकते हैं कि वो बंगाल था जिसमें हम बिहार भी थे, उड़ीसा भी थे और बांग्लादेश भी थे। इसका प्रभाव था बांग्लादेश, बंगाल और बिहार के कुछ जिलों पे इस आंदोलन का कारण वही था जो चंपारण का है, नील की खेती जबरदस्ती कराना। और ये आंदोलन फोकस था, ये आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ नहीं था। बगान जो लोग नील की खेती करवाते थे, यूरोपियन अंग्रेज बगान बनाकर, मैक्सिमम अंग्रेज थे, तो उस बगान के खिलाफ ये आंदोलन था और किसानों का आंदोलन था। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात है, जैसा कि इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज इस इतना ज़्यादा वर्नाकुलर मतलब स्थानीय भाषाओं के अखबारों में इस आंदोलन को तरजीह दी है कि बहुत समय नहीं लगा और एक आयोग की स्थापना हुई। और जिस आयोग ने स्वीकारा कि नील कमीशन ने कि नहीं, जाति हो रही है किसानों के साथ, वही 3 कठिया व्यवस्था थी और उस जाति को रोका जाए, और फिर रोका गया। फिर बाद में इसी का विस्तार हम बिहार में भी देखते हैं और धीरे धीरे नील की खेती, चूँकि कैश क्रॉप था और अंग्रेजों को बहुत फायदा था, जमींदारी वो ले लिए थे और इस सारा का जड़ लॉर्ड कॉर्नवालिस का जमींदारी व्यवस्था है जो वहाँ के लोगों को कंगाल करता रहा, जिसके प्रभाव से आज भी बिहार कम से कम वो प्रभावित है। तो इस आंदोलन ने फिर उस लॉ बनने के बाद कानून शिथिल हुआ और किसानों को राहत मिली। और उसका सेकेंड फेज, चूंकि चंपारण उस समय भी नील आंदोलन के केंद्र में था, बाद में ये काम यहाँ करते रहे। चूंकि नील की खेती और जो केमिकल फर्टिलाइजर, वो कृत्रिम नील जो बनाया गया लैब में, वो जर्मनी ने बनाया, तो बहुत दिनों तक ब्रिटेन को नहीं मिला और ये उसे सस्ता पड़ता था, तो इस नील का उपयोग उन लोगों ने किया और सारे बगान के मालिक अंग्रेज होते थे, लोकल एक भी जमींदार नहीं था। ये एक मार्के की बात है। उसके बाद इंडिगो रिवॉल्ट के बाद है पटना कलम। पटना कलम इंडियन क्लासिकल, भारतीय शास्त्रीय चित्रकला का ये अंतिम पड़ाव है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मध्यकाल में जबरदस्त हुई थी। उससे पहले भी भित्ति चित्र थे, अजंता एलोरा तमाम गुफाओं में थे, लेकिन व्यापक पैमाने पर चित्रकला अलग अलग शैलियों में उभरी। मुगल काल में बहुत इसको पेट्रोनाइज किया गया, पहाड़ में अलग पहाड़ी कला बनी, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने इस पे बहुत सारा काम किया। तो धीरे धीरे जब मुगल शासन कमजोर होता रहा तो बंगाल का एक कल्चरल सेंटर के रूप में पटना उभरा। वहाँ के नवाब और रईसों के बीच ये कला को प्रश्रय मिला, बहुत सारे पेंटर वहाँ आ गए। इस कला पे बड़ी अच्छी बात आनंद कुमार स्वामी ने कही है, जो बहुत बड़े लब्ध प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ हैं। कहा कि ये पटना कला जो है, एक कला का लोकतांत्रिकरण किया, डेमोक्रेटलाइज किया। लोकतांत्रिकरण इसलिए हुआ कि इससे पहले जो मुगल कला थी वो केवल उसका सब्जेक्ट था कथा, किसी कथा को या किसी के चरित्र को, राजा के चरित्र को या उसके पोर्ट्रेट को, उसका फोटो बनाने का काम हुआ। लेकिन इस कला में आम आदमी के सब्जेक्ट को प्रवेश मिला। स्वयं फर्गुसन, जिसकी मूल किताब पे मैंने ये लिखा है, जिसकी अपनी किताब है ये क्या बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जिसमें आगे उसमें आर्किटेक्ट पे ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं फर्गुसन ने भी पेंटिंग की बात की है। वो आगे के 2 प्रश्नों में फर्गुसन बहुत काम के होंगे।
उसके बाद पटना कलम पर गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, कहिए कि पटना कलम की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दस्तावेजीकरण किया, मतलब चित्रकला का दस्तावेजीकरण हुआ। और चूंकि अब इसमें वाटर पेंट का प्रयोग हुआ तो एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ। और मिश्रा जी कहते हैं कि इसके जो स्टाइल थे, इसकी जो समझ थी, अति सूक्ष्म था, उसके वो कायल थे, मुरीद थे। तो इन 3-4 लोगों के स्टडी पर हम पटना कलम को तैयार किए हैं, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बात और याद रखिएगा कि पटना कलम का जो पतन होता है उससे पहले कई किताबों में आपको कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग की भी चर्चा होती है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के भी जब गवर्नर गए तो कुछ दिनों तक इसकी कला बिकी, क्योंकि इसके सब्जेक्ट थे आम आदमी के बाजार की बात उठा देना, मतलब जो कुछ भी है, किसान, कोई सवारी, जो आम आदमी के बीच का है, मेला ठेला, सबको ये सब्जेक्ट बनाया। चूंकि आनंद कुमार स्वामी का जो लोकतांत्रिकरण है कि किसी खास उसका नहीं बना, फिर बहुत सारे लोगों का पोर्ट्रेट भी बनाया और मतलब जिसका फोटो भी बनाया। तो थोड़े दिन अंग्रेज लोग भी इसको सपोर्ट किए हैं, लेकिन बाद में ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा और फोटोग्राफी जो आ गई उसने इस कला को ख़त्म किया। हालांकि अभी भी इस कला को संयोजने का प्रयास टाइम टू टाइम पटना के कलाकार करते रहते हैं, वहाँ के आर्ट कॉलेज में होता रहता है। तो कुल मिला के ये निकला कि एक महत्वपूर्ण कला था पटना स्कूल, और इसका बहुत बड़ा एक नाम है। और इसके बाद ही शुरू हो गया नौ कला आंदोलन बंगाल में अविन्द्रनाथ टैगोर के बाद। तो ये सैंडविचेज है, ये दो बृहद कला के बीच है कि जो हमारा इंडियन क्लासिकल कला जो आता रहा, जिसको हम ट्रेस करते हैं कि चाहे वो भित्ति चित्र के रूप में बहुत ही उम्दा चित्र, उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, बताऊंगा। तो अजंता एलोरा में प्रकाष्ठा पे थी कि बुद्ध के सारे जन्मों की कहानी है, जातक कथा को ही उकेर दिया था। और यहाँ आकर मुगल होते हुए और प्रसार करते करते पटना कलम पे आके खत्म होता है। उसके बाद नियो कला मोमेंट शुरू होता है और अब तो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न कला की बात होती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्राचीन काल में पूर्वी भारत। भारतीय वही वास्तुकला पे लब्ध प्रतिष्ठित फर्गुसन की जो किताब है कि उनका कहना है कि पूर्वी भारत में भारतीय और पूर्वी वास्तुकला का इतिहास, इसके अंदर वो करते हैं कि भारत में गुफाओं के कला के रूप में, पूरा मतलब समझिए हम लोग जहां हैं, कि जो विकास मौर्य के समय हुआ, जितनी पहली चट्टान को काटकर गुफा बनाया गया, ये कहीं नहीं देखा गया। और इसमें मौर्य स्टाइल, मौर्य की जो सबसे अच्छी बात कला में है कि खूब फिनिश पॉलिश्ड, वैसा पॉलिश्ड फिर कभी भारत के वास्तुकला में नहीं मिला। उस पॉलिश को टक्कर देने के लिए ही पत्थर मटेरियल बदला गया, लेकिन वो पॉलिश क्या था वो विलुप्त हो गया, वो चीज़ देखने को मिलता है। फिर सुंग ने भी उसमें काम किया। स्वयं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने उदयगिरी और खंडगिरी के गुफाओं का अध्ययन किया, जो खारवेल के समय बना था, जो जैन लोगों को समर्पित था, जैन धर्म को समर्पित था। तो ये दोनों फर्गुसन बहुत दिन आए हैं और भारतीय कला पे उनसे ऑथेंटिक काम अभी तक किसी का नहीं है। और कनिंघम चूंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे तो सब चीज़ों का सर्वेक्षण करते थे, तो उस दौरान जो उनको उदयगिरी और खंडगिरी मिला तो मोहित हो गए और उस भारतीय गुफा कला का और भारतीय प्राचीन जो हमारे सिद्धहस्त कलाकार थे उसके वो मुरीद हो जाते हैं। उसके बाद के चक्रवर्ती एक बात कहते हैं कि जो भी ये गुफा था, इस कला में ये केवल धार्मिक उद्देश्य से बनता था, ठीक है, क्योंकि कई बार
आया है कि आजीवक संप्रदाय को, जैसे बराबर का गुफा, तो बाद में इसके विषय वस्तु बदलते रहे और कुछ जैन धर्म के भी हिस्से में रहे, कुछ बौद्ध धर्म के भी हिस्से में रहे, लेकिन ये केवल निवास करने का ही स्थान नहीं था। यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक तरह से इसकी बड़ी मीमांसा होती थी, डिस्कशन और डिस्कोर्स होता था। और ये डिस्कशन और डिस्कोर्स किसी भी संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग बैठकर चिंतन करते थे। फिर धीरे धीरे इसी का विस्तार मंदिर के रूप में होने लगा, यही बृहत रूप लिया और गुप्त काल में मंदिर बन गया। तो इसके बाद जो प्रश्न है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। दोनों को अगर पढ़ लेते हैं तो एक प्रश्न तो आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैं कल चर्चा करूंगा। ये पांचों हो गया और इस तरह से इसके आंसर मिल जाएंगे। और पढ़िए, डिस्कस कीजिए, देखिए, अभी तो चल रहा है। और टेलीग्राम से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।